नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सर्विस में रहते हुए उनकी डेथ होती है या उनकी मृत्यु होती है तो उनको मिलने डेथ के बाद उनके जो नॉमिनी हैं यानी परिवार के सदस्य हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं या जो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनको लेकर भारत सरकार कुछ नए प्रावधान लेकर आई है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो फैमिली पेंशन को लेकर किया गया है। और उस फैमिली पेंशन को लेकर कर्मचारियों से ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है थ्रू द एम्प्लॉयर। और उन्हें कहा गया है कि आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। एक चूज कर लीजिए, उसके आधार पर आपकी फैमिली पेंशन आपको आगे डिसबर्स की जाएगी अगर कोई डेथ होती है तो किसी सरकारी कर्मचारी की। तो साथियों, मैं इसकी विस्तृत जानकारी स्पष्ट और शुद्ध भाषा में आप सभी लोगों के साथ सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले है कि दो चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी कि जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं वो दो स्कीम के थ्रू कवर होते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। और अभी ये जो फॉर्म एक्साइज ऑप्शन मांगे गए हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि न्यू पेंशन के अंडर जो सरकारी कर्मचारी कवर होते हैं उनको ये फॉर्म फिलअप करके अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है तय समय सीमा में। लेकिन कुछ प्रावधान है जिन पे ओल्ड पेंशन स्कीम के लोगों को भी गौर करने की जरूरत है। और न्यू पेंशनर स्कीम के या यूँ कहें कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो कवर सरकारी कर्मचारी कवर होते हैं उनको तो इस पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है ही। तो साथियों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि बहुत से साथियों के फ़ोन आते हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे उनको लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, क्लेरिफिकेशंस नहीं है। तो हम एक एक चीज़ पे बात करते जाएंगे और एक एक चीज़ को अपनी सीधी और सरल भाषा में समझते जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये कि ये जो फॉर्म भर के देना है ये न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर कवर करने वाले कर्मचारियों को देना है। और उसमें जो बदलाव हुए हैं वो पेंशन, फैमिली पेंशन को लेके हुए हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि सवाल ये आता है कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों सरकारी सेवा में हैं और किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या वो फैमिली पेंशन के हकदार हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी सेवा में हैं, दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन के प्रावधान है उनके तहत उनको उनके डिपेंडेंट को या उनकी फैमिली को पेंशन, सरकारी कर्मचारी की पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो हम तीसरी चीज पे आते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के लोगों को जीपीएफ के इश्यूज को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों के सामने चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जीपीएफ का जो इश्यू, जीपीएफ एक फंड है, ना कि ये कोई आधार है पेंशन का। तो हमेशा से ही लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि हम जीपीएफ में हैं, हम जीपीएफ में, ऐसा कुछ नहीं है। जीपीएफ एक फंड है जिसमें फैसिलिटी दी जाती है कर्मचारियों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने की, और सरकार उस पर वार्षिक रूप से ब्याज देती है और लोग उसका बेनिफिट लेते हैं। इसलिए इसको जीपीएफ एक बेनिफिट है, ना कि पेंशन का आधार है। तो अब हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो अभी जो प्रावधान है उनको एक एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हो या न्यू पेंशन स्कीम में हो, उनको अगर सरकारी सेवा के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो कुछ बेनिफिट हैं जो कॉमन मिलते हैं। ठीक है, उनमें कुछ में प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकता है या प्रक्रियाओं अलग अलग प्रक्रिया हो सकती हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें मैं आपके लोगों के सामने विस्तृत रूप से रखना चाह रहा हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग और न्यू पेंशन स्कीम के लोगों को अगर किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला होता है फैमिली पेंशन, दूसरा होता है डेथ ग्रेच्युटी, तीसरा होता है लीव एनकैशमेंट, चौथा होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ये दोनों ही तरह के कर्मचारियों को मिलते हैं, वो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम में हो या न्यू पेंशन स्कीम में हो। अगर उनकी सरकारी सेवा में रहते हुए डेथ हो जाती है तो उनके पारिवारिक के सदस्यों या उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों के सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक चीज को लेकर डिफरेंस है, वो है जीपीएफ। जीपीएफ का जो फंड है वो न्यू पेंशन स्कीम वालों के लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए ये एक तरह का फंड फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वो बंदा चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम में एंटर्ड हो या न्यू पेंशन स्कीम में एंटर्ड हो,
उनको फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट है वो इक्वल ही मिलते हैं। और एक जीपीएफ को लेके थोड़ा सा वेरिएशन है, वो ओल्ड पेंशन के लोग उसके थ्रू कवर होते हैं, न्यू पेंशन वालों को नहीं मिलता। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी क्या प्रावधान है और क्या बदलाव हुए हैं। अभी अगर कोई सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो अभी जो बदलाव हुए हैं वो ये हैं, और जो बदलाव पहले का नियम है वो क्या है। पहले क्या था कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में हो या न्यू पेंशन स्कीम में हो, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसकी सर्विस के ड्यूरेशन को लेके उसकी पेंशन बना करती थी। वो कैसे बनती थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 7 साल की सर्विस पार कर चुका है तो उसका जो डेथ के टाइम जो बेसिक है उसका 50% और उसको डीए मिलता था। ठीक है, ये उसके फैमिली के सदस्यों की पेंशन बन जाती थी। और अगर उसकी सर्विस 7 साल से कम है तो उसके बेसिक का 30% प्लस डीए उसको मिलता था। यानी कि ये न्यू पेंशन स्कीम के लोगों को भी यही बेनिफिट मिलता था और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर कवर होने वाले कर्मचारियों को भी यही तरह का बेनिफिट मिलता था। अगर उनकी डेथ होती है तो इस तरीके से उनको फैमिली पेंशन मिलती थी। लेकिन डिफरेंशिएट क्या था कि न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो कोई ये कॉर्पस बेसिस स्कीम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई पैसा नहीं होता कर्मचारी का। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम माफ कीजिएगा, न्यू पेंशन स्कीम में कुछ अमाउंट कर्मचारी के खाते से जाता था और कुछ अमाउंट सरकार अपनी तरफ से देती थी और उस पर एक एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता था। यानी कि ये इस तरह का पैसा होता था। ठीक है, ये सरकार क्या करती थी कि न्यू पेंशन स्कीम वाले का ये पूरा पैसा सरकार अपनी जेब में रख लेती थी। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कॉर्पस फंड नहीं था जिसको सरकार नहीं ले पाती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कुछ अमाउंट मंथली एम्प्लॉय का डिपॉजिट होता है, कुछ अमाउंट सरकार देती है और उसका एनुअल एक इंटरेस्ट बन के एक अमाउंट बनता था, उसको सरकार अपने पास रख लेती थी। और न्यू पेंशन स्कीम के लोगों को सर्विस के आधार पर, 7 साल की सर्विस के आधार पर एक लाइन बना के उनकी पेंशन बना दिया करती थी। अब सरकार ने यहाँ बड़ा बदलाव क्या किया है कि 7 साल की लिमिट को उठा दिया है। ठीक है, यानी कि आपको जो फैमिली पेंशन मिलेगी आपके लोगों को, वो इस 7 साल के बेसिस पे नहीं मिलेगी। यानी कि ये फंडा उन्होंने खत्म कर दिया। और कैसे इक्वलाइज किया है दोनों को लेकर कि न्यू पेंशन स्कीम के जो लोग जो कवर होते हैं उनका जो खुद का अमाउंट है, ठीक है, और एक सरकार का अमाउंट है। तो सरकार अब क्या करेगी, जो ऑप्शन 1 है जो आपको फॉर्म में मिलेगा, सरकार अब क्या करेगी कि आपका जो सरकार का पैसा है वो सरकार उसे अपने पास ले लेगी अगर सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है, और सरकारी कर्मचारी की तरफ से मंथली जमा किया गया पैसा और उसका रिटर्न वो सरकार के सरकारी कर्मचारी के नॉमिनी को दे देगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ है। दूसरा, जो पेंशन है वो उसका जब सरकारी कर्मचारी की जो पे ले रहा है जिस टाइम डेथ हुई है उसका बेसिक का 50% और जो उस टाइम का डीए होता है वो मिलके उसकी पेंशन बन जाएगी। तो ये प्रावधान इस तरह का हुआ है। सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि जो पूरा पैसा पहले जो कॉर्पस बनता था कर्मचारी का और सरकार का, वो पूरा पैसा रख लेती थी, विथ इंटरेस्ट रख लेती थी और एक पेंशन बना देती थी 7 साल की लाइन के आधार पर। अब वो खत्म कर दिया है, 7 साल की लाइन खत्म कर दी है और कर्मचारी का पैसा उसका ब्याज उसके नॉमिनी को दे देगी और उसकी जब वो डेथ होती है उस टाइम जो उसकी बेसिक है उसका 50% प्लस जो डीए है, समकालीन डीए बनता है, वो उसको दे दिया जाएगा। इस तरह का बदलाव आया है, इसको हम ऑप्शन 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया न्यू पेंशन कर्मचारी के लिए। और ओल्ड पेंशन कर्मचारी के लिए इतना ही बदलाव आया कि उसके लिए भी 7 साल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये नंबर 1 प्रावधान हो गया जिसको हम ऑप्शन 1 के नाम से अपनी चर्चा में ला रहे हैं। जो ऑप्शन 2 है वो क्या है कि अगर सरकारी कर्मचारी इसको नहीं चूज करता है तो दूसरा ऑप्शन है उसको भी वो चूज कर सकता है। उसके तहत जो सरकारी कर्मचारी है उस जिसकी मौत हुई है उसको पेंशन किस तरीके से मिलेगी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑप्शन 2 में क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी का मंथली पैसा कंट्रीब्यूशन जमा होता है और सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है प्लस उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सारा का सारा पैसा सरकार
अपने ओर ले लेगी, यानी यूं कहे सरकार अपने फंड में उसको जमा कर लेगी। और क्या करेगी कि जो टोटल अमाउंट बना है, आपका जो कॉर्पस बना है जिसको सरकार ने अपने पास लिया है, उसमें से 20% अमाउंट मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को, नॉमिनी को, वो एट ए टाइम, डेथ के टाइम दे देगी। बाकी बचा हुआ जो 80% पैसा है, यानी कि अगर 100 रुपए उसका जमा हुआ है तो 20 रुपए उसको उसी टाइम सरकारी कर्मचारी के मृतक के आश्रितों को या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है, 80% पैसा है, उस 80% रुपए को सरकार मृत कर्मचारी के नॉमिनी या आश्रितों को पेंशन बना के उसका भुगतान करेगी। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लियर हो गया। तो आपके सामने दो प्रावधान आ गए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्विवेलेंट बेनिफिट अगर आपको लेना है तो ऑप्शन 1 में जाना है, और अगर आपको न्यू पेंशन स्कीम के प्रावधानों को चूज करना है तो आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। अब साथियों, कई दिक्कतें जो मैसेज आ रहे हैं और तय समय सीमा को लेकर आ रहे हैं कि ये तय समय सीमा है, ये कब तक रहेगी। तो साथियों, इसको जो सरकार ने माना है वो 20 फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2024 तक एक समय सीमा निर्धारित की है कि इसके दौरान सरकारी कर्मचारी कभी भी अपने ऑप्शन भर के और अपने एम्प्लॉयर के थ्रू सबमिट कर सकता है। अगर इस दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंडर कवर है, अगर वो ये फॉर्म नहीं भर पाता है तो भी डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्विवेलेंट बेनिफिट माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 ही माना जाएगा अगर सरकारी कर्मचारी कोई भी ऑप्शन नहीं भरता है। तो अगर सरकारी कर्मचारी ऑप्शन 2 चूज करता है और तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उसने ऑलरेडी चूज कर लिया, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं करता है तो 2024 तक उसे डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर 1 में ही कंसिडर किया जाएगा। अब साथियों, बात आती है कि ये फॉर्म कहाँ है, कैसे है। तो ये हमारी एम्स की वेबसाइट पे भी है, सरकार की वेबसाइट पे भी है। वहां से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है या अपने एम्प्लॉयर से ले लेना है। अब इसमें क्या है कि ऑप्शन और फॉर्म को लेके कंफ्यूजन आ रहा है। तो सबसे बड़ा मैं बता दूं कि ये 3 पेज का एक फॉर्म आ रहा है, लगभग 4 पेज का है। फ्रंट पे उसका एंडोर्समेंट का नोटिस है, इसके बाद सेकंड पे फॉर्म 1 है और दूसरा पेज है फॉर्म 2 का। ठीक है, फॉर्म 1 में ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, वहां आपको ये ऑप्शन चूज करने हैं। यानी कि आपके जो ऑप्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो कहां मिलेंगे, आपको फॉर्म 1 में मिलेंगे। फॉर्म 1 में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिग्नेचर करना है, अपना नाम भरना है। और जो फॉर्म 2 है उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, फैमिली मेंबर्स की डिटेल भरनी है, जो आपके ईएचएस कार्ड में लिस्टेड है उनको भरना है। साथ साथ जो आपके लीगल उत्तराधिकारी बन सकते हैं, वैधानिक आश्रित बन सकते हैं, जो ईएचएस में भी कंसिडर नहीं होते हैं, आप उनके भी नाम उसमें लिख सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों एक विस्तृत जानकारी हमने स्पष्ट भाषा में दी है। और मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि ये एनपी ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को इस फॉर्म को नहीं भरना है, जो ऑप्शन एक्सरसाइज करा रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर कवर होने वालों को भरना है। इवन जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको भी इसको भरना है अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ। साथ साथ ही हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से किसी एक की भी मौत हो जाती है तो भी उन्हें ये फैमिली पेंशन की बेनिफिट मिलेगी। और इसकी तय समय सीमा 2024 तक है कि अगर 2024 तक भी फॉर्म नहीं पहुंचता है तो भी इसे ओल्ड पेंशन स्कीम वाला डिफॉल्ट ऑप्शन मान के ऑप्शन 1 ही सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में दोनों कवर करते जो लोग हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है फैमिली पेंशन, दूसरा मिलता है डेथ ग्रेच्युटी। वो डेथ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन सर्विस के हिसाब से होता है। तीसरा है लीव एनकैशमेंट, अगर कर्मचारी की कुछ लीव्स बच गई, उसकी ईएल बच गई है, पेमेंट लीव्स बच गई तो वो कैलकुलेट होकर उसको मिल जाता है। चौथा मिलता है ग्रुप इंश्योरेंस, वो कैटेगरी ए, बी और सी के हिसाब से आपका मंथली पैसा जमा होता है ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे। अगर आपने अपनी पे स्लिप में देखोगे उसी के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आपको ग्रुप ए, बी और सी जिस भी कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं उसके हिसाब से आपके आश्रितों को वो ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। फोर्थ जो लास्ट है वो जीपीएफ है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए ही एक फंड है। न्यू पेंशन स्कीम के लिए ऐसा कोई जीपीएफ जैसा कोई फंड नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह की चीजें ये दोनों एनपीएस और ओपीएस को क्या क्या मिलेगा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है तो ये चीजें मिलेंगी। साथ साथ इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो फैमिली पेंशन को लेके हुआ है। और फैमिली पेंशन में भी क्या बदलाव हुआ है कि जो 7 साल की समय सीमा कर रखी थी वो ओल्ड पेंशन वालों के लिए खत्म कर दी और न्यू पेंशन वालों के लिए खत्म कर दी। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन था वो और उसका ब्याज उसके आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु होने के तुरंत उपरांत उसको दे दिया जाएगा। और उस टाइम जो मृत कर्मचारी अपनी सैलरी जितनी ले रहा था बेसिक, उसका 50% और डीए उसको इस तरीके से मिल जाएगा, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं तो। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं तो सरकार क्या करेगी कि जो जितना भी फंड है वो अपने पास रखेगी, उसमें से 20% आप लोगों को आश्रितों को, कर्मचारी के आश्रितों को दे दिया जाएगा और 80% का अमाउंट है वो कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। तथा ग्रेच्युटी बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, ये एनपीएस कर्मचारियों के, चाहे अगर वो ऑप्शन 2 भी चूज करते हैं तो भी उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो साथियों, ये एक जानकारी मैंने आपको दी है, आप सब लोग इसे ध्यान से देखें और सुने तथा सभी साथियों को इसको फॉरवर्ड करें तो सभी को बेनिफिट हो सकता है। धन्यवाद साथियों।